बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। बायोलॉजी की क्लास में खुशामदीद। बायोलॉजी में लास्ट क्लास में जो हमारा टॉपिक था वो था फोटोसिंथेसिस का। काफ़ी लेंदी प्रोसेस होता है ये। तो इसको हम स्टडी कर रहे थे, थोड़ा सा इसको रिपीट करते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था फोटोसिंथेसिस के बारे में कि ये एक प्रोसेस होता है जो कि ग्रीन प्लांट्स में, एल्गीज में पाया जाता है। इस प्रोसेस के ज़रिए पौधा करता क्या है जी, पौधा लाइट एनर्जी लेता है फ्रॉम द सन और उसको कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी के अंदर, और इस केमिकल एनर्जी को ग्लूकोज नाम का जो कंपाउंड बनाता है उसमें स्टोर कर लेता है, जो कि इसका फिर खाना हो जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब लाइट, सिंथेसिस का मतलब बनाना। तो फोटोसिंथेसिस क्या है कि पौधे या ग्रीन प्लांट्स या एल्गीज वगैरह जो है एक मॉलिक्यूल तैयार करते हैं ग्लूकोज का, ये C6H12O6, और लाइट लेंगे, लाइट एनर्जी लेंगे और इस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी की शक्ल में इस ग्लूकोज के अंदर स्टोर कर देते हैं। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस के जरिए ग्लूकोज तैयार हो जाता है, पौधे ने अपने लिए खाना तैयार कर लिया। उसके बाद जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सब पौधों को खा के इसी ग्लूकोज और इसके जो डेरिवेटिव्स होते हैं उनको अपनी बॉडी में ले आते हैं। तो यूं ये जो प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस, ये पूरे लिविंग सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है, ये इसकी रिएक्शन था जी। पॉइंटर था ये इसका रिएक्शन है कि इसमें आपको चार चीजें चाहिए होती हैं पौधे को: वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, क्लोरोफिल। लाइट सन लिख रहा हूँ मैं, सनलाइट, लेकिन कोई सी भी लाइट चल सकती है। वाटर लेता है ये रूट से, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है फ्रॉम द एयर थ्रू स्टोमेटा, सूरज की रोशनी इसको लीफ में डायरेक्ट मिल रही होती है, जबकि क्लोरोफिल जो पिगमेंट होते हैं वो इसके लीफ में स्टोर होता है, पहले से ही मौजूद होते हैं इसके सेल में। तो चारों चीजें जब पौधे के पास लीफ में आ जाती हैं, क्लोरोफिल लीफ में मौजूद होता है, सूरज की रोशनी डायरेक्ट लीफ पे मिल रही होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी स्टोमेटा के जरिए लीफ तक आ जाती है, जबकि रूट्स जो है पानी एब्जॉर्ब करके स्टेम और जाइलम टिश्यू के जरिए लीफ तक पहुंच जाता है। तो फिर ये प्रोसेस किया जाएगा लीफ में, फोटोसिंथेसिस, और फिर तैयार हो जाएगा ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो बाय प्रोडक्ट होता है, फालतू चीज होती है इस रिएक्शन में। तो वो क्या करता है जी, पौधा इसको रिलीज कर देता है थ्रू स्टोमेटा। अच्छा, उसके बाद हमने क्या बात करी, हमने कहा जी कि ये जो प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का, ये पौधों में खाली लीफ के अंदर हो रहा होता है, और लीफ के भी सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं मीसोफिल सेल्स, उनमें हो रहा होता है। क्यों, बाकी जगहों पे क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि लीफ के जो सेल्स होते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट नाम का ऑर्गेनल पाया जाता है, और इस क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनल के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। इसके अलावा दूसरे पिगमेंट्स भी मौजूद होते हैं, लेकिन क्लोरोफिल पिगमेंट्स बहुत अहमियत रखते हैं। A B C D, और उसके अलावा कैरोटीनॉइड, एक्सेंथोफिल, बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं, वो सारे इस क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। रूट स्टेम फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा क्योंकि उनके पास ये क्लोरोप्लास्ट नहीं है, ना क्लोरोप्लास्ट है ना उसके पिगमेंट्स मौजूद है। और आपने रिएक्शन में देखा है कि क्लोरोफिल जो है वो जरूरी है, ये रहा क्लोरोफिल। तो इसलिए लीफ में हो रहा होता है क्योंकि लीफ में क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है, इसमें क्लोरोफिल होता है। आपने अभी लाइट रिएक्शन पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा और रह गया, सारे आप देखेंगे क्लोरोफिल के अंदर ही हो रहे होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में। तो जो फोटोसिंथेसिस की साइट होती है, जगह होती है, वो होता है क्लोरोप्लास्ट। इन क्लोरोप्लास्ट में आपका फोटोसिंथेसिस होगा, और जाहिर बात है जिधर ये होंगे तो वहीं हो रहा होगा। तो लीफ के जो मेसोफिल सेल्स होते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, लिहाजा इस क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होगा। ये सारी चीज़ें इसी क्लोरोप्लास्ट में चली जाती है। अहमियत कहाँ मिला जाता है क्लोरोप्लास्ट, तो उसके स्ट्रक्चर को देखना होगा। लेकिन मैंने आपको पहले ये बताया कि हमारे पास जो है वो दो फेसिस में होता है फोटोसिंथेसिस, दो हिस्सों में। पहला स्टेज कहलाता है लाइट रिएक्शन, दूसरी स्टेज कहलाती है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में क्या होता है जी, लाइट इज नेसेसरी, रोशनी ज़रूरी होती है इस रिएक्शन में। अगर रोशनी नहीं होगी तो लाइट रिएक्शन वाला फेज जो है वो नहीं हो पाएगा। लाइट इज नेसेसरी फॉर दिस फेज। जबकि डार्क रिएक्शन के अंदर लाइट की ज़रूरत नहीं होती, ये बगैर लाइट के हो जाता है, इसमें रोशनी की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डार्क रिएक्शन रात में होगा। लाइट रिएक्शन के फ़ौरन बाद डार्क रिएक्शन होगा, ये दोनों रिएक्शन दिन में हो रहे होते हैं। रात में ना लाइट रिएक्शन होगा, जब लाइट रिएक्शन नहीं होगा तो जाहिर बात है फिर डार्क रिएक्शन भी नहीं होगा। ये दोनों रिएक्शन होंगे लीफ के अंदर दिन में, रात में नहीं होते। हाँ ये है कि लाइट रिएक्शन के लिए लाइट की ज़रूरत होती है, डार्क में लाइट की ज़रूरत नहीं होती। फिर हमने लाइट रिएक्शन को स्टार्ट किया, मैंने आपको क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर दिखाया, मैंने अभी आपको बताया, उस वक्त भी बताया था
कि लीफ, स्टेम और रूट में ये नहीं हो रहा, क्योंकि स्टेम और रूट के सेल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। लीफ में ये प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का, क्योंकि लीफ के सेल में ये क्लोरोप्लास्ट होता है, ये इसका स्ट्रक्चर है, ये क्लोरोप्लास्ट लीफ में मौजूद होता है। और यहीं पर आप देखोगे कि ये पूरा जो फोटोसिंथेसिस है वो इसी हिस्से में हो रहा होगा, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया था कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक तो हमारे पास ये ओवल शेप होता है, एक लीफ के सेल में बहुत सारे, एक एक सेल के अंदर बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं। डबल मेम्ब्रेन होती है इसकी, ठीक है जी, 2 मेम्ब्रेन्स होती है, अंदर लिक्विड भरा हुआ होता है, फ्लूइड भरा हुआ होता है, उस फ्लूइड को हम कहते हैं स्ट्रोमा। उसके अलावा ऐसे डिस्क टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको हम कहते हैं थैलेक्वाइड। और अगर बहुत सारी जगहों पे थैलेक्वाइड जो है ऐसे एक के ऊपर एक गड्डी की सूरत में होते हैं, उसको हम कहते हैं इस स्ट्रक्चर को ग्रैनम। तो ये बस 3-4 चीज़ें ही हैं, स्ट्रोमा, थैलेक्वाइड है इन द फॉर्म ऑफ, अकेला भी होता है थैलेक्वाइड, और ग्रैनम की शक्ल में भी होता है। ये जो आपको 2 फेसेस बताए मैंने, लाइट और डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन थैलेक्वाइड्स में होता है, जबकि डार्क रिएक्शन जो है वो स्ट्रोमा में होता है। ठीक है, तो दोनों आप देख लें यही हो रहा है, लाइट रिएक्शन थैलेक्वाइड में, डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में। तो पूरा फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है। ठीक है, अब पहले लाइट रिएक्शन की बात कर रहे थे, तो लाइट रिएक्शन थैलेक्वाइड में होता है, और वो भी कहाँ, थैलेक्वाइड की मेम्ब्रेन में। अब यहाँ ये मैंने एक थैलेक्वाइड बनाया हुआ है, ये एक सिंगल थैलेक्वाइड है, जैसे ये एक सिंगल है ना, ये एक सिंगल थैलेक्वाइड बनाया हुआ है मैंने यहाँ पे। और ये थैलेक्वाइड की हो गई थी मेम्ब्रेन, ये वाली, ये सिंगल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, इसको हम कहते हैं थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन, सिंगल होती है ये। इसमें आपके पास जगह जगह बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, इन सारे मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करके हम बोलते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है मेम्ब्रेन पे। ये मेम्ब्रेन देगा आप, एक ये बड़ा वाला, एक ये छोटे छोटे से, इनमें कुछ होते हैं फोटो सिस्टम, कुछ होते हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, कुछ होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर, इलेक्ट्रॉन कैरियर। तो इन तीनों को मिला के हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ये। और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इसमें होगा लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन का और एक लिहाज से देखा जाए तो थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन के अंदर हो रहा है। ये वाली बात मैं पहले ही बता चुका हूँ कि लाइट रिएक्शन के लिए रोशनी की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो लाइट रिएक्शन क्या है, फोटोसिंथेसिस की पहली फेज, इसमें रोशनी की ज़रूरत होगी। ये कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट की जो थैलेक्वाइड है उसकी मेम्ब्रेन पे होता है। और थैलेक्वाइड की मेम्ब्रेन में बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, उनको मिलकर हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो उस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ये लाइट रिएक्शन होगा। मजीद डिटेल में गए हमने, लाइट रिएक्शन में ये 3 काम होने होते हैं। पहला काम फोटोलाइसिस, दूसरा काम फॉर्मेशन ऑफ NADPH, तीसरा काम फॉर्मेशन ऑफ ATP। लाइट रिएक्शन में ये 3 काम होंगे, ये तीनों काम आपके यहीं पर ही हो रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये है क्या चीज, ये भी बताया मैंने आपको। फोटो का मतलब लाइट, लाइसिस का मतलब ब्रेक। फोटोलाइसिस का मतलब हो गया रोशनी की मदद से, लाइट की मदद से पानी के मॉलिक्यूल्स को तोड़ा जाता है। इस रिएक्शन को हम कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोलाइसिस। पानी का मॉलिक्यूल यानी H2O लाइट की मदद से ये टूट जाएगा, 2 हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस निकलेंगे, एक ऑक्सीजन का एटम निकलेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। ठीक है, अब ये जो एक ऑक्सीजन का एटम है, ये एक और ऑक्सीजन के एटम से मिल जाएगा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बन जाएगा यानी O2। और ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आपको ऊपर दिखाया था कि फोटोसिंथेसिस के आखिर में ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट होती है, ज़ाया हो जाती है हवा से, तो ये बाय प्रोडक्ट होगा, ये यहीं निकल जाएगा। बाकी ये 2 मेन काम की चीज़ हो जाती है, पानी के मॉलिक्यूल को यूँ तोड़ा जाता है, एक तो 2 हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन आ जाते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। इसका काम क्या होगा वो अभी मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, तो ये पहला प्रोसेस होगा फोटोलाइसिस। लाइट की मदद से प्लांट क्या करेगा, ये पानी के मॉलिक्यूल को तोड़ देगा, 2 हाइड्रोजन और 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेगा, ऑक्सीजन को एक और ऑक्सीजन के एटम से कंबाइन करके रिलीज कर देता है। दूसरा काम होता है NADPH का बनना। ये भी हमने देखा हुआ है क्या, कि एक NADP मॉलिक्यूल पाया जाता है, 2 हाइड्रोजन आयन और 2 इलेक्ट्रॉन, इनकी मदद से ये NADPH जो है ये तैयार हो जाएगा क्या, NADPH2। और ये जो है एक एनर्जी रिच कंपाउंड होता है, क्योंकि ये रिडक्शन हुआ है, एनर्जी इसमें स्टोर हो जाती है, ये रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन किया जा रहा है, ये वाला मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, लिहाजा ये रिडक्शन हो गया, और रिडक्शन में जो कंपाउंड तैयार होता है उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो ये जो NADPH होगा, इसमें एनर्जी स्टोर हुई भी होती है, और ये हाइड्रोजन कैरियर भी होता है, एक जगह से दूसरी जगह हाइड्रोजन लेके जा रहा है ये वाला मॉलिक्यूल। तो ये NADPH2 बनता है। और तीसरा काम होगा फॉर्मेशन ऑफ ATP का मॉलिक्यूल बनेगा। ये इसके प्लांट के सेल्स में ये बहुत सारे होते हैं जी, ADP फॉस्फेट, अलग अलग फॉस्फेट भी बहुत सारे होते हैं। आपका प्लांट क्या करेगा, एनर्जी और इलेक्ट्रॉन्स की मदद से इस ATP के साथ इस फॉस्फेट को मिला देगा, तैयार होगा ATP। ATP में चूंकि इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं,
बॉन्ड तैयार हुआ है, तो ये जो एटीपी का मॉलिक्यूल होता है ये भी एक एनर्जी रिच कंपाउंड होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन भी होता है और इसमें एनर्जी भी होती है। अगर आप इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे, एनर्जी निकाल दोगे, तो ये वापस एडीपी बन जाता है। तो ये 3 काम होने हैं लाइट रिएक्शन के अंदर: फोटोलाइसिस, एनएडीपीएच की फॉर्मेशन, एटीपी की फॉर्मेशन। तो लाइट रिएक्शन कहाँ हो रहा है ये मैंने बता दिया, लाइट रिएक्शन में क्या हो रहा है ये भी मैंने बता दिया। ठीक है, अब हमने देखना है कि कैसे होता है। अब उसके हवाले से हम पहले इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के हवाले से बात कर रहे थे। मैंने आपको बताया कि थैलेकॉइड मेम्ब्रेन पे बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस लगे हुए होते हैं, उन सबको मिला के हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और पूरा लाइट रिएक्शन इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हो रहा होता है। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कौन कौन से कॉम्प्लेक्सेस होते हैं? 3 चीज़ें होती हैं: फोटो सिस्टम, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर और मेम्ब्रेन बाउंडेड प्रोटीन्स। फोटो सिस्टम क्या होते हैं जी? 2 होते हैं, एक कहलाता है फोटो सिस्टम 1, एक कहलाता है फोटो सिस्टम 2। ये मैंने इनकी डिटेल्स दी हुई थी आपको। ये फोटो सिस्टम्स जो है हमारे पास 2 होते हैं जी, एक कहलाता है PS1, इसको हम P700 भी कहते हैं, एक PS2, इसको हम P680 भी कहते हैं। ये है क्या? दरअसल पिगमेंट्स का कलेक्शन है। बहुत सारे पिगमेंट्स को आप एक जगह इकट्ठा कर लो ना, तो ये फोटो सिस्टम बनता है। बहुत सारे, कौन कौन से? क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी, कैरोथिनॉइड्स, एक्सेंथोफाइल, मुख्तलिफ पिगमेंट्स होते हैं। कोई पिगमेंट कोई लाइट एब्जॉर्ब करेगा, कोई एब्जॉर्ब करेगा, वगैरह वगैरह। इनका असल काम होता है इन कॉम्प्लेक्सेस का, इन फोटो सिस्टम्स का, कि ये एब्जॉर्ब करते हैं लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। तो आपको जाहिर है, अब मिसाल के तौर पे ब्लू लाइट होती है या या रेड लाइट होती है, तो ये क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर लेता है। कैरोथिनॉइड जो है वो येलो और ऑरेंज लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, कोई हाई लाइट, हाई इंटेंसिटी वाली लाइट होती है, उनका अलग पिगमेंट स्टोर करता है, कोई अलग करता है, वगैरह वगैरह। तो ये फोटो सिस्टम्स क्या है? दे आर द कलेक्शन ऑफ पिगमेंट्स। बहुत सारे पिगमेंट्स को अगर हम मिला लेते हैं फोटो सिस्टम बनता है, और इसका काम क्या है? ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है। 2 किस्म के फोटो सिस्टम्स होंगे आपके पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, एक PS1, एक PS2। इनके डिटेल्स मैंने आपको पुरानी वीडियो में दी हुई है, चाहे तो उसको देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में बात की हुई है। अच्छा, फोटो सिस्टम के 2 हिस्से होते हैं हर फोटो सिस्टम के, यानी PS1, PS2, उसके 2 हिस्से होंगे, एक एंटीना कॉम्प्लेक्स, एक रिएक्शन सेंटर। एंटीना कॉम्प्लेक्स जो है ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है और एक से दूसरे को ट्रांसफर करता है, जबकि रिएक्शन सेंटर के अंदर इस लाइट को एब्जॉर्ब करके इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं। ठीक है, ये भी बात हमने डिटेल में की है, अभी तो मैं सिर्फ रिव्यू करा रहा हूँ। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर सबसे पहली चीज़ हो गई फोटो सिस्टम। फिर दूसरी चीज़ होती है मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। सिंपली कहें तो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, नाम से जाहिर हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा ये उस इलेक्ट्रॉन को एक जगह से लेंगे और दूसरी जगह को दे देते हैं। ठीक है, एक पॉइंट से ये इलेक्ट्रॉन लेंगे और दूसरे पॉइंट को ये दे देंगे, इसलिए हम इनको कहते हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर। फोटो, ये जो आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, इसमें 4 किस्म के इलेक्ट्रॉन कैरियर है। प्लास्टोक्यूनिन, सिंबल PQ यूज करते हैं। प्लास्टोसैनिन, सिंबल PC यूज करते हैं। पैराडॉक्सिन, सिंबल FD यूज करते हैं। और फायोफाइटिन, सिंबल P यूज करते हैं। फायोफाइटिन प्राइमरी कैरियर है, यानी प्राइमरी कैरियर का मतलब होगा कि फोटो सिस्टम से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा सबसे पहले उसको जो लेगा ना, उसको आप कहते हो प्राइमरी कैरियर। वो कौन सा है? फायोफाइटिन। तो कोई भी PS1 अगर इलेक्ट्रॉन निकाले या PS2 निकाले, तो कौन सा इलेक्ट्रॉन कैरियर उसको रिसीव करेगा? फायोफाइटिन। ठीक है, वो प्राइमरी कैरियर होता है। जबकि तीसरी चीज होती है प्रोटीन, मेम्ब्रेन बाउंडेड प्रोटीन्स। ये मेम्ब्रेन पे जगह जगह प्रोटीन्स लगे हुए होते हैं, ये इंजाइम्स हैं दरअसल। इंजाइम्स हैं, आपको याद होगा इंजाइम्स हमने पढ़ा है चैप्टर 3 में, कि इंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन से बने हुए होते हैं, इसलिए हमको प्रोटीन भी कह रहे हैं, आप इनको इंजाइम्स भी कह सकते हो। 3 होंगे ये, एक है NADP रिडक्टेस। ये एंजाइम क्या करेगा? ये NADP मॉलिक्यूल बनाएगा। ये एंजाइम जो है ये NADP मॉलिक्यूल से NADPH का जो बनना होता है ना, उस रिएक्शन को कैटलाइज करेगा। ये ATP वाला मॉलिक्यूल है, ये ATP बनाएगा, ATPase। ये एंजाइम ATPase बनाएगा, और ये साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स ये आपको बीच में मिलेगा, और इसका काम अभी हमने पढ़ना है। तो ये 3 प्रोटीन्स मिलेंगे, तो ये सारी चीजें मिलके बनाती हैं आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। काफी बड़ी हो गई ये देख ले कितनी बड़ी है। अब हमने देख लिया कि लाइट रिएक्शन कहाँ हो रहा है, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में। क्या क्या होता है लाइट रिएक्शन में? फोटोलाइसिस, फॉर्मेशन ऑफ NADPH, फॉर्मेशन ऑफ ATP। फिर हमने देखा कि लाइट रिएक्शन जो जिस पूरी ट्रांसपोर्ट चेन में हो रहा है उसमें कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं? फोटो सिस्टम्स हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं और प्रोटीन्स हैं। अब देखना ये होता कैसे। अब इस डायग्राम में यहाँ से देखिएगा जी, पॉइंटर से मैं बताता हूँ, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये पूरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। ठीक है,
ये पूरी जो है आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है जी, बड़ी कॉम्प्लेक्स सी नज़र आ रही है। इसमें यहाँ से स्टार्ट होता है ये PS2 फोटो सिस्टम 2, फोटो सिस्टम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में मैंने आपको बताया फोटो सिस्टम। अब इसकी वर्किंग मैंने आपको बताई थी, ऐसे होते हैं जी, ऐसे ये कहलाते हैं एंटीना कॉम्प्लेक्सेस। और आखिर में आपके पास एक जो होगा उसको आप कहते हो रिएक्शन सेंटर। तो ये 5 जो है समझ लो, ये हो गए एंटीना कॉम्प्लेक्सेस या एंटीना सेंटर कह लो आप, और ये रिएक्शन सेंटर। लाइट एब्जॉर्ब होती है, कोई लाइट यहाँ आएगी, कोई लाइट यहाँ आएगी, वगैरह वगैरह। मुख्तलिफ यहाँ पे मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, मुख्तलिफ लाइट्स को ये सारे जो है लाइट को ले रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। अब जब लाइट इन पर आती है तो फिर ये बाउंस करके दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवे, आखिर में रिएक्शन सेंटर को दे देते हैं। तो ये लाइट रिसीव कर रहे हैं और दूसरे हिस्से को दे रहे हैं, दूसरे वाले मॉलिक्यूल को दे रहे हैं, दूसरे पिगमेंट को दे रहे हैं, इस तरह कर रहे हैं, जैसे फुटबॉल की एग्जाम्पल दी थी। लेकिन यहाँ जब आता है ना रिएक्शन सेंटर के अंदर, तो लाइट क्या करती है, लाइट ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं इनके मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे वही क्लोरोफिल ए होगा, क्लोरोफिल ए लाइट वो एब्जॉर्ब कर लेगा, और जब लाइट एब्जॉर्ब करेगा तो उसके मॉलिक्यूल में से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं, जंप कर जाते हैं। ये केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है बोहर्स थ्योरी, कि जब लाइट एब्जॉर्ब की जाती है या एनर्जी एब्जॉर्ब की जाएगी तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाते हैं और जंप कर जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। ये मैंने भी बताया था आपको डिटेल में। तो ये होता है फोटो सिस्टम के अंदर, मुख्तलिफ एंटीना कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो कि लाइट रिसीव करके बाउंस कर करके कहाँ पहुंचाते हैं, रिएक्शन सेंटर में। रिएक्शन सेंटर लाइट एब्जॉर्ब कर लेगा, जैसे वो लाइट एब्जॉर्ब करेगा तो उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा एनर्जाइज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी हो जाती है उनमें, और वो अपने मॉलिक्यूल से निकल जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, वो तन्हा हो गए, अकेले हो गए, और उनमें एनर्जी स्टोर हुई है। ठीक है, तो डायग्राम गंदी नहीं करते, इसको मिटा देते। ठीक है जी, तो ये देखें, ये फोटो सिस्टम है, ये देखें, ये लाइट आई, यहाँ पर टकराए, यहाँ से इधर गई, ये यहाँ से इधर, ये बाउंस होते होते यहाँ रिएक्शन सेंटर पे आ गई लाइट। अब जैसे रिएक्शन सेंटर पे आई, यहाँ का जो क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल है उसने लाइट को एब्जॉर्ब किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो गए। अब ये हो गया जी फायोफाइटिन, प्राइमरी कैरियर, इलेक्ट्रॉन कैरियर है प्राइमरी, ये इसने 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करे और इसको आगे प्रोवाइड कर दिए। ठीक है, तो अब 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, फायोफाइटिन, फायोफाइटिन से यहाँ पर आ गए प्लास्टोक्यूनिन में, प्लास्टोक्यूनिन से फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए जाते हैं, साइटोक्रोम बीएफ कॉम्प्लेक्स। ये प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है, इसका काम अभी हमने देखना है। ठीक है, अभी बस मैंने आपको इसका क्या काम बताया कि ये प्लास्टोक्यूनिन से इलेक्ट्रॉन लेगा और प्लास्टोसायनिन को दे देगा। ठीक है, अच्छा दूसरी तरफ यहाँ देखते हैं, इधर एक और मामला होता है, क्या, फोटोलाइसिस। पढ़ा है आपने, वाटर मॉलिक्यूल आएगा, लाइट की मदद से ये वाटर मॉलिक्यूल टूट जाएगा, 3 चीजें बनती हैं, 2 हाइड्रोजन आयन, ऑक्सीजन का एक एटम और 2 इलेक्ट्रॉन। ये ऑक्सीजन का एटम दूसरे ऑक्सीजन के एटम से टक्कर मिल जाएगा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनेगा, स्टोमेटा के जरिए रिलीज हो जाएगा, बाहर निकल गया, ये तो खत्म हो गया। अब ये जो 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है, इनका काम अभी हमने देखना है, इनका काम अभी हमने देखना है, ये अभी लेफ्ट है। जबकि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, चूंकि इस फोटो सिस्टम 2 ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स अब ये ले लेगा और ये कमी जो है इसकी खत्म हो जाएगी। ठीक, आई होप यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। तो फोटो सिस्टम के अंदर 2 काम हो रहे हैं जी। पहला काम क्या कि इसने लाइट एब्जॉर्ब की, ट्रांसफर करके इसने अपने इस रिएक्शन सेंटर को दी, और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए। दूसरी तरफ क्या होता है जी, फोटोलाइसिस होता है, पानी का मॉलिक्यूल टूटता है, ये 3 चीज़ें बनती हैं। ठीक है जी, इसमें से ये जो है ऑक्सीजन, ये तो रिलीज हो गई स्टोमेटा के जरिए, हाइड्रोजन अभी बाकी है, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है अब ये फोटो सिस्टम को दे दिए जाएंगे, ताकि उसने जो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए वो इसकी कमी पूरी हो जाए। तो फोटो सिस्टम जो है वो न्यूट्रल हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन दिए थे, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। हाइड्रोजन हमारा अभी यहाँ बाकी है, याद रखिएगा, बार बार बोल रहा हूँ बाकी है, अभी इसका काम आएगा, जबकि ये ऑक्सीजन जाया हो चुका है। अच्छा, अब वापिस इधर आते हैं। फोटो सिस्टम ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले थे, प्राइमरी कैरियर है फायोफाइटिन, उसने रिसीव किए, फिर आगे दिए 2 इलेक्ट्रॉन किसको, प्लास्टोक्यूनिन को। प्लास्टोक्यूनिन ने इलेक्ट्रॉन लेके आगे प्रोवाइड किए किसको, साइटोक्रोम बीएफ कॉम्प्लेक्स को। साइटोक्रोम बीएफ कॉम्प्लेक्स ने ये 2 इलेक्ट्रॉन अब आगे दिए एक और इलेक्ट्रॉन कैरियर को, किसको, प्लास्टोसायनिन को। प्लास्टोसायनिन के पास ये 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। अभी यहाँ रुकिएगा, यहाँ रुकते हैं हम। अब यहाँ आते हैं जी PS1, ये भी एक फोटो सिस्टम 1 है, इसको हम कहते हैं फोटो सिस्टम 1। ये भी बिल्कुल PS2 वाला काम करेगा, लाइट लेगा, ठीक है, ट्रांसफर करेगा अपने रिएक्शन सेंटर में और 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई,
ये प्लास्टोसायनिन के पास जो 2 इलेक्ट्रॉन है, अब ये PS1 को मिल जाएंगे, इसके 2 इलेक्ट्रॉन जो कम हुए थे वो पूरे हो गए। ठीक है, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, इधर से इससे ले लिए, पूरे हो गए जी। ठीक है, आपकी पूरी साइकिल बनती हुई आ रही है, चेन चलती हुई आ रही है। ठीक है, तो PS1 ने अब 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, फिर यही वही प्राइमरी इलेक्ट्रॉन कैरियर यानी फायोफाइटिन रिसीव करेगा और ये देगा फेराडॉक्सिन को। ये एक इलेक्ट्रॉन कैरियर है, 2 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए। अब फेराडॉक्सिन देगा इसको NADP रिडक्टेज। ये एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है, ये एक एंजाइम है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा, अब ये एक एंजाइम है। जैसे इसके बाद दो इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, अब ये NADP फॉर्मेशन करेगा। वही दूसरा वाला जो काम होता है ना, फॉर्मेशन ऑफ NADP, ये वो करता है। ये एंजाइम है, ये क्या करेगा जी, 2 इलेक्ट्रॉन जैसे गेन कर लिए तो अब ये जमा करेगा पहले NADP को और हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन को। ये जो हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन आया है, ये वाला नहीं है, फोटोलाइसिस वाला नहीं है जी। ये आ रहा है फ्रॉम द स्ट्रोमा से आ रहा है। स्ट्रोमा के पास बेतहाशा हाइड्रोजन है। ठीक है, जरा डायग्राम यहाँ बनाए, आपको याद होगा यहाँ पर हो रहे हैं ये रिएक्शन थैलेक्वाइड में, और ये स्ट्रोमा है। स्ट्रोमा में वो बहुत सारे हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन्स मौजूद हैं। कहाँ से आए ये मैं आपको डार्क रिएक्शन में बताऊंगा। डार्क रिएक्शन के नतीजे में आ रहे होते हैं इनके पास, तो बहुत सारे हाइड्रोजन आयन्स हैं, ये चले जाते हैं अंदर इस थैलेक्वाइड के अंदर, और यहाँ आकर इस रिएक्शन को मिल रहा है। ठीक है, तो ये ज़रा काम की बात है कि ये हाइड्रोजन अक्सर लोग कह देते हैं कि जी ये वाला हाइड्रोजन ये फोटोलाइसिस वाला है, नहीं, ये हाइड्रोजन स्ट्रोमा से आ रहा है। इस हाइड्रोजन का काम अभी बाकी है। तो NADP रिडक्टेज जैसी 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये क्या करेगा जी, ये एक NADP मॉलिक्यूल लेगा, हाइड्रोजन पॉजिटिव के आयंस लेगा फ्रॉम द स्ट्रोमा, और अब 2 इलेक्ट्रॉन इनमें डाल देगा। जब इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे ये कहलाता है रिडक्शन रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन जब गेन किया जाता है तो रिडक्शन रिएक्शन होता है, बॉन्ड बनता है, एनर्जी स्टोर होती है। तो अब यहाँ NADP और H पॉजिटिव के दरमियान बॉन्ड बन जाएगा और ये तैयार हो जाएगा NADPH2। अब ये जो NADPH2 तैयार हो रहा है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन समा गए, हाइड्रोजन समा गया, बॉन्ड बन गया, एनर्जी स्टोर हुई हुई है। ये सब रिडक्शन रिएक्शन आपको बताया था, जब इलेक्ट्रॉन गेन किया जाता है तो बॉन्ड बनता है, एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो जाती है। तो अब ये NADP रिडक्टेस ने 2 इलेक्ट्रॉन्स की मदद से NADP और H पॉजिटिव के दरमियान एक बॉन्ड बना दिया, एनर्जी स्टोर कर दी उसमें। जो इलेक्ट्रॉन के अंदर एनर्जी चलती आ रही है ना, आपने याद होगा यहाँ पे ये जो एनर्जी थी, जब एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो ये इलेक्ट्रॉन निकालता है, तो एनर्जी है इन इलेक्ट्रॉन्स में। तो ये इलेक्ट्रॉन्स चूंकि NADPH2 में चले गए तो अब एनर्जी इसमें चली गई और ये हाइड्रोजन भी इसमें जुड़ गया। ये जो मॉलिक्यूल है अब ये वही थैलेक्वाइड है, ये थैलेक्वाइड है, तो यहाँ से ये बाहर स्ट्रोमा में आ जाएगा। NADPH2 जो है अब ये कहाँ चला जाएगा, स्ट्रोमा में, और अब ये डार्क रिएक्शन करेगा, दूसरा वाला फेज, ये दूसरे फेज में चला जाएगा। स्ट्रोमा में आपको बताया मैंने डार्क रिएक्शन होता है। तो स्ट्रोमा ने H पॉजिटिव दिया है अभी थैलेक्वाइड के अंदर, और वहां से क्या ले लिया, NADPH2, और ये अब डार्क रिएक्शन में देखेंगे इसका काम क्या है। ठीक है जी, तो ये आपके पास NADPH2 जो तैयार हुआ ना, अब ये कहाँ चला गया, स्ट्रोमा के अंदर। तो 2 काम तो हो गए, हमने पढ़ा है ना लाइट रिएक्शन में 3 काम होने, फोटोलाइसिस, फॉर्मेशन ऑफ ADP और फॉर्मेशन ऑफ ATP, तो NADPH और फॉर्मेशन ऑफ ATP, तो 2 काम हो गए। फोटोलाइसिस भी हो गया जी, पानी का मॉलिक्यूल टूट चुका है, और NADPH2 भी बन गया और वो स्ट्रोमा में चला भी गया। अब बात करते हैं फोटो उसकी फॉर्मेशन ऑफ ATP की। ATP कैसे तैयार होता है, देखिए ATP का तैयारी का मरहला है, उसको हम कहते हैं फोटो फॉस्फोराइलेशन। मैं यहाँ लिख देता हूँ, फोटो फॉस्फोराइलेशन। फोटो का मतलब होता है लाइट, ये जो फोटो है इसका मतलब होता है लाइट, और फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है ATP का बनना। तो ये वर्ड का मायने क्या होगा जी, कि लाइट की वजह से, लाइट की मौजूदगी में ATP का बनना, फॉर्मेशन ऑफ ATP इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो अब आपके पास लाइट रिएक्शन का एक काम रह गया, ATP का बनना, और ATP जो तैयार होता है वो होता है जी एक प्रोसेस के जरिए जिसको हम कहते हैं फोटो फॉस्फोराइलेशन। फोटो फॉस्फोराइलेशन में ATP का मॉलिक्यूल तैयार होता है जी इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। यहाँ आप देख रहे हो इधर लाइट मौजूद है, यहाँ लाइट मौजूद है इस लाइट रिएक्शन में, और यहाँ अगर ATP तैयार होगी तो वो यही हो जाएगा, फोटो फॉस्फोराइलेशन।
ठीक है। तो अब यहाँ पर जो एटीपी का मॉलिक्यूल तैयार होगा वो तैयार होगा बाय अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोफॉस्फोराइलेशन, जिसमें एटीपी का मॉलिक्यूल लाइट की मदद से तैयार होता है। अब ये जो फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है ये दो किस्म का होता है, दो टाइप होती है इसकी, एक कहलाती है साइक्लिक और एक कहलाती है नॉन साइक्लिक। ठीक है, साइक्लिक नॉन साइक्लिक, आपने साइकिल पढ़ी है जी। साइकिल क्या होती है कि मिसाल के तौर पे ए से एक चीज़ चलना शुरू होती है, बी पे जाती है, बी से सी पे जाती है, सी से वापस अगर ए पर आ जाती है तो इसको आप कहते हो कि ये साइकिल है। ठीक है, और अगर वापस ए पर ना आए यानी अपनी स्टार्टिंग पॉइंट पर ना आए, सी से कहीं और चली जाए, तो आप कहोगे कि ये नॉन साइक्लिक है, साइकिल कंप्लीट नहीं हुई है। ठीक है ना, साइक्लिक तो ये समझते हो आप। तो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है, जरा इधर देखिएगा। पहले हम साइक्लिक की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब सपोज करें मैं यहाँ पे कौन सा डिफरेंट कलर लूँ, ब्लू ले लेता हूँ। अच्छा, ये आपके पास सब फोटो ये ये चेन रिएक्शन तो आपने समझा हुआ है। अच्छा, अब जरा देखें, ये PS1 ने ये 2 इलेक्ट्रॉन लिए, 2 इलेक्ट्रॉन पे कहाँ चले जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन जो PS1 से निकले वो फायोफाइटिन ले लेता है, लेकिन यहाँ से वो दे रहा था किसको, फेराडॉक्सिन को। अगर ये नहीं होता, बाद वक्त क्या होता है, फेराडॉक्सिन को नहीं दिया जाता, बल्कि किसको दे दिया जाता है, इसको, फाइटोसायानिन को दे दिया जाता है। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं ना इसने, वो किसको दे दिया इसने, इसको। और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन इसको आ गए, ये किसको दे रहा होता है, PS को। ये साइकिल बन गई, वो है ना साइकिल, जहाँ से स्टार्ट वहीं पे ये देखो पूरी साइकिल कंप्लीट हो गई। इसको आप कहोगे कि ये साइक्लिक है। बाद का तो ऐसा होता है कि जी ये वाला हिस्सा जो है ना, ये वाला हिस्सा होता ही नहीं है, ये नहीं होगा, ये फिर एब्सेंट हो जाएगा सारा, यहाँ से लेके ये सारा हिस्सा जो है एब्सेंट हो जाएगा, क्योंकि फायोफाइटिन से FD को गया ही नहीं है। तो जब FD को गया नहीं है तो NADP रिडक्टेज को भी नहीं जाएगा, तो ये सब एब्सेंट हो जाएगा। ठीक है, ये कहलाती है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या होता है जी कि PS1 ने जो 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाले वो फायोफाइटिन लेने के बाद दोबारा प्लास्टोसायानिन को दे देता है, और फिर प्लास्टोसायानिन से वापस PS1 को मिलता है, फिर दोबारा 2 लाइट एब्जॉर्ब होगी, 2 इलेक्ट्रॉन, एक साइकिल बन जाती है। ये वाली फोटोफॉस्फो, यहाँ पर अगर ऐसी फोटोसिंथेसिस हो रही है, ऐसा लाइट रिएक्शन हो रहा है, तो अब जो एटीपी मॉलिक्यूल बनेगा उसको आप कहोगे कि वो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में होता है। एक बात, दूसरी बात, साइक्लिक में NADP नहीं बनता, ये रिएक्शन हुआ ही नहीं है ना, यहाँ तो फेराडॉक्सिन को एटम मिला ही नहीं, इलेक्ट्रॉन मिला ही नहीं है, तो ये रिएक्शन नहीं हुआ। ठीक है, तो साइक्लिक में क्या होगा जी कि ये जो P ने इलेक्ट्रॉन रिसीव किया है, ठीक है, मैं यहाँ चले छोटी सी डायग्राम बना देता हूँ। क्या होगा जी कि ये PS1 है, PS1 इसने इलेक्ट्रॉन दिया था फायोफाइटिन को। अब फायोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन जो है ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स, वो किसको चले जाएंगे वापस, प्लास्टोसायानिन को 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, और फिर प्लास्टोसायन से वापस जो है वो PS1 को मिलते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो साइकिल बना गए, इसलिए आप इसको कहते हो साइक्लिक। और साइक्लिक के अंदर खाली ATP बन रही है, ATP फॉर्मेट होगा, कैसे होगा वो मैं अभी बात करता हूँ, बताऊंगा। खाली ATP फॉर्म होता है, इसमें फिर NADPH जो है वो नहीं बनता, NADPH2 जो है वो नॉट फॉर्म, बनता ही नहीं है, क्योंकि भाई वो आपको देखा है आपने कि वो तो यहाँ से इधर जाएगा फेराडॉक्सिन, और फिर यहाँ से शुरू हो जाती है वो चेन, ऐसा तो हो ही नहीं रहा है, साइक्लिक हो गई है। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होगी कि ये फोटो फायोफाइटिन जो है वो प्लास्टोसायानिन को दे देगा 2 इलेक्ट्रॉन, और साइकिल कंप्लीट हो जाएगी, और इसमें सिर्फ ATP बनता है, क्योंकि ATP जो है ना सर, ATP इस जगह बनेगा अभी साइटोक्रोम के अंदर, तो वो तो इस साइड पर आ रहा है, लेफ्ट साइड पे। ठीक है, अब आते हैं नॉन साइक्लिक पे। नॉन साइक्लिक आपकी यही वाली है जी, यही वाली, इसको हम मिटा देते हैं, अब अपनी जो डायग्राम हमने गंदी करी ना, इसको हम मिटाते हैं, ये नॉन साइक्लिक हो जाएगी। यानी जैसे अभी हमने समझा है ना कि आपके पास फायोफाइटिन ने इलेक्ट्रॉन्स लिए, ये फायोफाइटिन ने इलेक्ट्रॉन्स लिए, फिर फेराडॉक्सिन को दे दिए, फेराडॉक्सिन से इस एंजाइम्स को मिले और इसने NADPH2 बनाया। ये वाली जो है इसमें आप देखें वापस साइकिल नहीं आ रही है, जो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं प्लास्टो ये PS1 को, वो इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आ रहे, साइकिल नहीं आ रही, तो इसको हम कहते हैं नॉन साइक्लिक। तो ये नॉन साइक्लिक है सारा। ठीक है, नॉन साइक्लिक तो ये ऊपर बनी हुई है, और नॉन साइक्लिक में दोनों काम हो रहे होते हैं, यानी नॉन साइक्लिक में ATP भी बनेगा
और NaDPH2 भी बनेगा, दोनों फॉर्म होंगे। ठीक है, तो जो हमने ऊपर पढ़ी है अभी, ये नॉन साइक्लिक पढ़ाई है, और साइक्लिक मैंने यहाँ आपको छोटी सी बता दी। ठीक है, तो ये आपके पास फोटो फॉस्फोराइलेशन होता है, यानी कि ATP बनने का प्रोसेस। लाइट की मौजूदगी में बन रहा है, लाइट रिएक्शन में बन रहा है, लाइट की मौजूदगी है, इसलिए आप इसको फोटो फॉस्फोराइलेशन कह रहे हो। दो टाइप होंगी जी, अगर साइकिल कंप्लीट हो रही है, ये वाला मामला है, तो इसको आप साइक्लिक कहोगे। बाजू का ये वाला मामला होता है नॉन साइक्लिक। साइक्लिक होगा तो खाली ATP बनेगा, नॉन साइक्लिक होगा तो ATP के साथ साथ NADPH बनेगा। अब बनता कैसे, बनता कैसे, देखिए अब जरा गौर से सुनिएगा। ATP बता रहा हूँ मैं, ATP यानी फोटो फॉस्फोराइलेशन बता रहा हूँ। यहाँ याद रखिएगा कि ये H2 जो है ना, ये हाइड्रोजन जो बचे थे, ये बचे हुए। हाँ, अच्छा, ये वाला जो प्रोसेस होता है ना, ये प्लास्टोक्यूनिन से जब ये साइटोक्रोम पे जाता है, ये थोड़ा सा लिमिटिंग होता है, यानी टाइम लगाने वाला, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है ये वाला। यहाँ जरा टाइम लगेगा, क्यों लगेगा वो अभी आप देख रहे हो। टाइम कंज्यूम ये वाला जहाँ, यानी कि ये जो है प्लास्टोक्यूनिन से जो इलेक्ट्रॉन आए हैं साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स में, तो यहाँ थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये स्पीडी नहीं होगा कि यहाँ से यहाँ, यहाँ से फौरन यहाँ, नहीं, थोड़ा टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि यहाँ ATP बनना है अभी। ठीक है, अब अगर हम जरा साइड में रफ डायग्राम देखें अगर इसकी, तो ये हमारे पास है थैलेक्वाइड। ठीक है, और ये आपके पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इसकी मेम्ब्रेन पे लगी हुई है, ये आ गया, आप समझ लो, ये आ गया PS2 आ गया। ठीक है, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन कैरियर हो गया, ये फायोफाइटिन, ये प्लास्टोक्यूनिन, फिर ये आ गया आपके पास साइटोक्रोम, फिर ये दूसरा है PC, फिर ये PS1। ठीक है, ये हमने पूरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट यहाँ बना दी। ये हो गया जी PS2 हो गया, ये साइटोक्रोम हो गया, ये PS1 हो गया। ठीक है, मैं तो आपको पहले बता चुका हूँ, थैलेक्वाइड की मेम्ब्रेन पे होता है। अच्छा, अब इस तरफ PS2 के अंदर ये जो वाटर होता है ना सर, ये वाटर अंदर आ जाता है, वाटर का मॉलिक्यूल अंदर आ जाता है, यहाँ अंदर आ गया था। ठीक है, तो पानी रूट से स्टेम में आता है, स्टेम से लीफ में आता है, थैलेक्वाइड में जाता है ना, तो थैलेक्वाइड के अंदर चले जाता है, इसके अंदर की स्पेस को हम कहते हैं ल्यूमन, थैलेक्वाइड ल्यूमन, तो ल्यूमन के अंदर चला जाता है पानी। ठीक है, तो पानी बाहर नहीं है, पानी अब अंदर आया हुआ है। तो इसका मतलब है वो जो रिएक्शन हुआ था ना फोटोलाइसिस का, पानी टूटने का, वो कहाँ हुआ, ल्यूमन में, थैलेक्वाइड के अंदर हुआ है। 2 हाइड्रोजन पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 1 ऑक्सीजन का एटम, वो जो फोटोलाइसिस हुआ है वो ल्यूमन के अंदर हुआ है। तो पानी जो होता है वो थैलेक्वाइड के अंदर उसके ल्यूमन में चला जाता है, और फिर वो जो लाइट ने ये पानी को तोड़ा था, फोटोलाइसिस यानी ये वाला जो प्रोसेस था, ये वाला, ये कहाँ हुआ जी, ल्यूमन में। अब हम जानते हैं जी, ल्यूमन में ये प्रोसेस हुआ जी, पानी का मॉलिक्यूल तो टूट गया, 2 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं जी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकल चुकी है। तो ये जो 2 हाइड्रोजन बचे हुए हैं ना, ये जो 2 हाइड्रोजन बचे हुए, ये कहाँ पाए जा रहे हैं, ल्यूमन में पाए जा रहे हैं। ठीक है, ल्यूमन में पाए जा रहे हैं ये वाले 2 हाइड्रोजन। एक बात तो ये हो गई। अच्छा जी, मैंने आपको बताया कि ये जो साइटोक्रोम वाला, जब इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम में आ जाता है, तो यहाँ थोड़ी देर रुका जाता है, इलेक्ट्रॉन रुकता है। अब इलेक्ट्रॉन पे आप जानते हो जी, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है माइनस का, तो अब साइटोक्रोम पर माइनस चार्ज आ जाता है एक लिहाज से। अब ये साइटोक्रोम है जी, इसने इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, बहुत सारे जमा कर लिए, ठीक है ना, अब इस पे माइनस इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे बढ़ गए, साइटोक्रोम पे एक लिहाज से माइनस चार्ज आ जाता है। और हम पहले ही बात कर चुके हैं कि हमारे पास जो थैलेक्वाइड से बाहर स्ट्रोमा मौजूद है, यहाँ बहुत सारे हाइड्रोजन मौजूद है, H पॉजिटिव, H पॉजिटिव, H पॉजिटिव, बहुत सारे मौजूद हैं, जो कि डार्क रिएक्शन के नतीजे में आते हैं। उनमें से एक जगह पर तो आपने ये स्ट्रोमा से हाइड्रोजन लिया भी है ना, याद होगा आपको। तो आपके पास क्या मामला हो रहा है जी, कि आपके पास ये जो साइटोक्रोम है ना, इस पे चूंकि इलेक्ट्रॉन्स जमा हो गए, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। मैं यहाँ बना देता हूँ, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, साइटोक्रोम पे कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। और ये आपके पास क्लोरोप्लास्ट है, ये थैलेक्वाइड है, बाहर भरा पड़ा हुआ है एच पॉजिटिव, एच पॉजिटिव डार्क रिएक्शन के नतीजे में स्ट्रोमा के अंदर जमा हो जाता है, बहुत सारा है। आपको NADP रिडक्टेस ने हाइड्रोजन भी स्ट्रोमा ही से लिया था, ठीक है ना। तो बाहर स्ट्रोमा में ये देखें, ये बहुत सारे H पॉजिटिव मौजूद है। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन की वजह से ये H आयन जो है, ये ऐसे अंदर आकर जमा होना शुरू हो जाते हैं ल्यूमन्स में, अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन, साइटोक्रोम जो है ये अब जो है हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा, और अब जो है हाइड्रोजन अंदर आना शुरू हो जाएंगे, अंदर जमा हो जाते हैं, ऐसे बहुत सारे हाइड्रोजन अंदर जमा हो जाएंगे ल्यूमन के अंदर, थैलेक्वाइड के अंदर।
ठीक है। तो हुआ क्या, एक तो पहले से मौजूद था जी वाटर वाटर के, ये रहा वो वाटर वाला हाइड्रोजन पहले से मौजूद था। साइटोक्रोम ने अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को रोका, नेगेटिव चार्ज आ गया। इस नेगेटिव चार्ज की वजह से स्ट्रोमा में जो हाइड्रोजन पाए जा रहे थे अब वो अट्रैक्ट हो गए और साइटोक्रोम के से होते हुए वो अब ल्यूमन में जमा हो गए। ठीक है जी, चले जी, ये सारे हाइड्रोजन जो है आपके बाहर से निकल गए और अब कहाँ आ गए, ये अंदर आ गए। ठीक है जी, साइटोक्रोम ने इनको अंदर ले आया। जैसे साइटोक्रोम अंदर ले आएगा इनको, अब साइटोक्रोम जो है इलेक्ट्रॉन को तो आगे ट्रांसफर कर देगा जी। ये इलेक्ट्रॉन आगे फाइटोसायनिन को दे देगा, वो अपनी ट्रांसपोर्ट चेन चलना शुरू हो जाएगी, इस पे से चार्ज खत्म हो जाएगा। अब ल्यूमन के अंदर भर गए जी बहुत सारे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन अंदर ज़्यादा हो गई। आप जानते हो ऑस्मोसिस डिफ्यूजन के, जब ऑस्मोसिस क्या होता है जी, कि जब आपके पास कंसंट्रेशन हाई होती है तो हाई से लो यानी मूवमेंट होती है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। अगर आपके पास एक जगह मॉलिक्यूल ज़्यादा होते हैं, कोई चीज़ ज़्यादा होती है दूसरी जगह कम होती है, मैं डायग्रामेटिकली बनाऊँ अगर, तो सपोज करें जी यहाँ पर आपके पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ये हाई कंसंट्रेशन हो गई, यहाँ पर कम है, तो फिर क्या होता है, ये मॉलिक्यूल्स हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, इसको आप कहते हो ऑस्मोसिस, है ना। अब यही मामला हो गया। अब चूंकि साइटोक्रोम ने अट्रैक्शन की वजह से स्ट्रोमा के काफ़ी हाइड्रोजन अपने अंदर ले आया, अंदर आ गए जी बहुत सारे हाइड्रोजन, थैलेकोइड के अंदर जमा हो गए, तो अब बाहर हो गई कमी, बाहर हो गई हाइड्रोजन की लो कंसंट्रेशन, अंदर हो गई जी हाई कंसंट्रेशन। अब यहाँ पाया जाता है एक और प्रोटीन जिसको आप कहते हो एटीपेस। एटीपेस ये भी मैंने आपको बताया था ना प्रोटीन, ये अब ये एटीपेस क्या करेगा जी, चूंकि हाई कंसंट्रेशन हो गई है, अंदर बाहर लो है, एटीपेस खुलेगा और ये हाइड्रोजन अब बाहर डिफ्यूज होना शुरू हो जाएंगे। ये अंदर अंदर जो हाइड्रोजन जमा हुए ना, ये सारे अब हाइड्रोजन बाहर आना शुरू हो जाएंगे। तो साइटोक्रोम से ल्यूमेन के अंदर आए और एटीपेस के जरिए ल्यूमेन से बाहर आ गए। फायदा क्या हुआ, समझ में नहीं आ रहा है यार, फायदा क्या हुआ भाई। तो ये थैलेकोइड था जी और ये आपके पास स्ट्रोमा है। ठीक है, पहले बाहर बहुत सारे हाइड्रोजन थे, बाहर बहुत सारे हाइड्रोजन थे, फिर ये जो साइटोक्रोम है इसने इन हाइड्रोजन्स को अंदर ले आया, अब अंदर आ गए। फिर ये जो एटीपेस है इसने इन हाइड्रोजन्स को बाहर निकाल दिया, बाहर वापस आ गए, वापस साइकिल हो गई ये तो। ठीक है ना, स्टोमा से एक तरफ से अंदर दूसरी तरफ, लेकिन ये जब एटीपेस इन हाइड्रोजन्स को बाहर निकालेगा ना, तो इनमें से एनर्जी निकाल लेता है एटीपी चला के जी। एटीपेस एटीपेस क्या करेगा, जब अपने हाइड्रोजन्स को अपने अंदर से निकाल कर ल्यूमन में से बाहर लेकर जा रहा है ना, यहाँ पर ला के फेंक रहा है स्ट्रोमा में, तो ये अपने इन हाइड्रोजन्स में से एनर्जी निकाल लेगा और इन हाइड्रोजन की एनर्जी को यूज़ करेगा किस रिएक्शन के लिए, इस रिएक्शन के लिए एडीपी प्लस फॉस्फेट मिला देगा और तैयार हो जाएगा एटीपी। ठीक है, तो आपके एटीपी एटीपेस ने जब ये ल्यूमन के अंदर के हाइड्रोजन को निकाला बाहर, तो इसने हाइड्रोजन की एनर्जी को चूस लिया। अब ये जो बाहर आ रहा है ना, ये अनएनर्जाइज है, ये एनर्जी नहीं है इनमें। अब ये बाहर हाइड्रोजन आ गए बगैर एनर्जी के हैं, इनको एनर्जी डार्क रिएक्शन देगा और एटीपेस ने इनमें से एनर्जी निकाली। अब जो एनर्जी निकाली है उससे वो ये रिएक्शन कर देगा, एडीपी के साथ फॉस्फेट को मिला देगा, इलेक्ट्रॉन्स डाल देगा इसमें, ये एटीपी तैयार हो जाएंगे। तो ये एटीपी तैयार हो जाता है, ऐसे एटीपी तैयार हो जाता है, इसको हम कहते हैं कि ये है फॉस्फोरिलाइजेशन। ठीक है, तो अब हम इसको यहाँ डायग्राम बना लेते हैं इसकी तरह यहाँ पर अच्छी सी। तो यहाँ पर हमारा ये डाइट रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो होगा क्या, जब आपके पास ये दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर जमा हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ये बाहर हमारे पास है जी स्ट्रोमा। ठीक है जी, स्ट्रोमा के अंदर जो H पॉजिटिव आइंस भरे पड़े हुए हैं, ठीक है जी, ये अब डिफ्यूज होंगे और अंदर आएंगे। अंदर क्या है जी, ये ल्यूमन है थैलेकोइड का। तो अब ल्यूमन में, थैलेकोइड के ल्यूमन में ये वाला हाइड्रोजन जो है अब आ गए अंदर, अंदर आ गए जी, अंदर ऐसे बहुत सारे हाइड्रोजन जमा हो गए। फिर क्या होगा जी, नीचे की तरफ आपके पास इस मेम्ब्रेन, थैलेकोइड मेम्ब्रेन में नीचे की तरफ होगा एटीपेस, इसको एटीपेस भी कहते हैं, एटीपेस कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। और अब ये हाइड्रोजन जो है वो इस एटीपेस कॉम्प्लेक्स की मदद से बाहर निकलेंगे। ठीक है, बाहर निकलेंगे या हाइड्रोजन स्ट्रोमा में वापस आ गए, इस दौरान एटीपेस जो है वो ये वाला रिएक्शन कर देगा, एडीपी प्लस फॉस्फेट गिव्स एटीपी, एटीपी भी तैयार हो गया, लाइट रिएक्शन कंप्लीट हो गया। डार्क रिएक्शन इंशाल्लाह हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। 1 मिनट से कम रह गया, कोई सवाल है बच्चों तो फौरन